आज की कहानी जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ, इस कहानी में एक व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के कुछ दिन बाद वो अपने जिस गांव में उसका पिछला जन्म था, उसके 1 किलोमीटर की दूरी पर अपने ननिहाल में रहने लगता है। उसे 2.5 साल की उम्र में सब कुछ याद आ जाता है और वो अपने पुराने घर के जो उनके बैल थे, जहां पर बैल बंधे हुए थे, वहां पर अपनी नानी को लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद जो होता है उसे सुनकर बहुत हैरानी होगी। आइए जानते हैं कौन था व्यक्ति, कहाँ की घटना है, क्या क्या हुआ था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना शुरू होती है अलीगढ़ के मीर की नगरिया से। अलीगढ़ का एक जगह है जहाँ पर मीर की नगरिया है, जहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम रजनीश रखा जाता है। बच्चे राजपूत परिवार में वो जन्म लेता है। बहुत अच्छी खासी फैमिली होती है और जो उसकी माँ होती है वो अपने पिता को इकली बेटी होती है। उसका ना कोई भाई होता है ना कोई बहन होती है, इसीलिए वो अपने मायके की बहुत ज़्यादा लाडली होती है। जब उस परिवार में वो बच्चा रजनीश जन्म लेता है तो वो परिवार वाले अब रजनीश को उसके ननिहाल भेज देते हैं। वो अपने नाना के यहाँ रहने लगता है। यहाँ रहता है। जब वो अपने नाना के साथ खाना खाता और नाना जब अपने पानी में से पानी पिलाने लगता, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग ऐसा करते हैं, बच्चों को अपने साथ खिलाते हैं, अपने पानी में से पानी पिलाते हैं, अपनी थाली में से खाना खिलाते हैं। और जब ऐसे करके उस रजनीश को उसका नाना खाना खिला रहा था तो वो बोलता है कि ये आपका झूठा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। तभी वो कहता है कि हाँ, तुम बड़े पंडित हो, चुपचाप से खा लो, जैसे गांव में डांटते हैं छोटे बच्चे को। तो वो कहता है कि हाँ, मैं पंडित हूँ और हम बड़े दर्जे के पंडित थे। मेरे जो पिताजी हैं वो हर चीज को जानते हैं, वो दूरदर्शी हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं, वो पतरा भी देखते हैं। तभी वो पूछता है कि कहाँ का पंडित था। तभी वो बताता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमारा घर है। वो गांव के बीच में जो आपके खेतों के पास जो टीला है, वहां पर हमारे बैल बंधे हुए हैं। हमारे जो खेत हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनमें हमारे और औरों के भी हल चला करते हैं। पहले ये उस समय की बात है जब गांव में हल चला करते थे। 2 बैल होते हैं, उनके बीच में एक लकड़ी का बड़ा सा हल बनाया जाता है और दोनों बैलों की गर्दन पर वो रखा जाता है। पीछे उसमें एक नुकीला कुश, उसको बोलते हैं, कुश लगा रहता है और तब एक व्यक्ति उसे पकड़ता है, उस पर प्रेशर जमाता है और फिर वो धरती का सीना चीरता हुआ जुताई करने लगता है। अब तो ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर ऐसी चीजें आ गई हैं जिनसे एक ही बार में कई कई लाइन बन जाती हैं जो वो जुताई का होता है, लेकिन उस समय हर बर्द जो चलते थे उनसे एक ही बार में नीचे तक वो खुदाई हुआ करती थी। वहां पर एक दूसरे की मदद कर दिया करते। गांव में सभी के पास जोड़ा हुआ करते, किसी गरीब परिवार के पास नहीं हुआ करते तो वो उनसे आपस में एक दूसरे की खेतों की जुताई करा दिया करते थे। और वो अपने जब नाना को बताता है तो नाना और वो एक दिन खेतों पर होते हैं। उसकी नानी रोटी लेकर जाती है, नाना के लिए खाना लेकर जाती है। तो वो नानी को कहता है कि नानी, ये देखो हमारे बैल बंधे हुए हैं। वो टीला था, दरअसल 2 गांव थे, गांव की सीमा के बीच में एक टीला बना हुआ था। रेत का बड़ा सा टीला था, उस पर कुछ पेड़ भी थे, उस पर कुछ घास भी उगी हुई थी और उसी पर बैलों को बांधा गया था। वो देखते ही कह देता है कि ये हमारे बैल हैं। रोज वो अपनी नानी से बात कहा करता। एक दिन नानी बहुत परेशान हो जाती है। नानी कहती है कि बेटा, तुम्हारे बैल यहाँ कहाँ से आए? तुम्हारे बैल तो तुम्हारे गांव में हैं और यहाँ कहाँ से होंगे? तो वो कहता है कि ये मेरे पिछले जन्म के बैल हैं। मैं यहाँ पर रहा करता था, मेरी सरकारी नौकरी थी और जो मेरे पिता हैं वो पूजा पाठ किया करते थे, वो दिव्य दृष्टि देखा करते थे, वो लोगों का भविष्य बताया करते थे। जब वो ऐसा कहती है तो वो भी समझ जाती है, क्योंकि आज भी वो जो पंडित था जिसके बैल वहां पर बंधे हुए थे, वो सच में ही लोगों के बारे में बताया करते थे। बहुत अच्छे से उनको सब जानते थे। अब जब एक गांव में कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो उसके बारे में दूसरे गांव में बहुत आसानी से पता लग जाता है। वो नानी हैरान हो जाती है, क्योंकि 2.5-3 साल का बच्चा इतना स्पष्ट कैसे बता सकता है। वो अपने पिता का नाम बताता है, वो अपने छोटे भाइयों का नाम बताता है, वो अपनी सरकारी नौकरी खाद्य विभाग में बताता है और कहता है कि जब मैं खाद्य विभाग के काम से शहर जा रहा था तो एक
टाटा 407 बड़ा वाला टेम्पू होता है, उससे मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे सर में चोट आई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वहाँ पर मैं ठीक हो जाता हूँ, वो सब मुझे डिस्चार्ज दे देते हैं और मैं घर आता हूँ। लेकिन घर आकर मेरे पिता खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं विधि का विधान यही है, तुम्हें जाना होगा, तुम जीवित नहीं रह सकते। कोई भी पूछता सबको बताता, सब कहते कि भाई पंडित जी तुम्हारा बेटा अब ठीक होकर आ गया है, लेकिन वो पिता कहता कि नहीं, मेरा बेटा ठीक होकर तो आ गया है लेकिन वो जीवित नहीं बचेगा। और वाकई में 3 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो इस दुनिया से चला जाता है। ये किस्सा पूरे गांव में फैलता है, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, सभी जगह इस परिवार को लोग जानने लगे थे। और अब ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम रजनीश है, वो ये बात कहता है कि मैं वही हूँ। अब उसकी नानी इस बात पर विश्वास करती है और उसे लेकर उसी रेत के टीले पर पहुंचती है। वहां पर कई जोड़े बंधे हुए थे और कई टीले से नीचे खेतों में चले हुए थे। वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाते थे पहले खेतों पर, जो फूस होता है, यानी कि जो आप उसे जो सरकंडा होता है उसका फूस होता है, उससे झोपड़ी बनाई जाती थी। कुछ ढैंचा लिया जाता था, कुछ बड़े बड़े बांस लिए जाते थे, उनसे उस झोंपड़ी का निर्माण किया जाता था। वो झोंपड़ी वहाँ पर बनी हुई थी, वहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब वो बच्चा पहुँच जाता है और कहता है कि पापा राम राम। पापा को जब वो राम राम कहता है, पापा कहकर, तो वो बहुत हैरान होता है कि ये मुझे पापा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी लगा हुआ था और वो इकलौता ही उस गांव में अपने पापा को पापा कहा करता था। सभी कोई चाचा कहता, कोई बाबा कहता, कुछ भी कोई बाबूजी कहता, ऐसे कहा करते थे। जैसे ही उन शब्दों को वो इस्तेमाल करता है तो वो बाबा हैरान हो जाता है। वो कहता है बेटा तुम कौन हो? तभी वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा सतवीर शर्मा। तो वो कहता है कि तुम सतवीर शर्मा कहाँ से आए? वो तो बहुत दिन पहले हमसे बिछड़ गया, भगवान के पास चला गया। तो वो कहता है कि आप तो दिव्य दृष्टि जानते हो, तो आपको नहीं पता चला मेरा जन्म हुआ है, मेरा राजपूत परिवार में जन्म हुआ है और यहाँ मेरा ननिहाल है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर मेरा ननिहाल है, मैं वहाँ पर रहता हूँ। अब वो इन बातों को सुनता है, वो उसे गले से लगा लेता है। घर वाले कुछ होते हैं, वो सभी उनसे मिलते हैं। पूरे गांव में खबर फैलती है कि सतवीर शर्मा का दोबारा जन्म हो चुका है। वो सभी उसे देखने के लिए आते हैं, सब देखते हैं। तभी उसके पिता को एक बात याद आती है कि उसने एक सोने और चांदी से भरा हुआ एक मटका अपने बेटे को दिया था और कहा था कि बेटा इसे ऐसी जगह गाड़ दो, जब हमें जरूरत होगी तो हम इसे निकाल देंगे। और उसके कुछ दिन बाद ही सतवीर शर्मा उस दुनिया से चला जाता है। वो कहता है कि क्या बेटा तुम्हें वो बर्तन याद है जो तुमने दबाया था? तुमने कहाँ दबाया था? मुझे नहीं पता है। तो वो कहता है हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। और एक कोने में पड़ी एक कुदाल लेता है। 2.5-3 साल का बच्चा, आप समझ सकते हो कितना छोटा होता है। वो उस कुदाल के सहारे उस जगह पर गड्ढा करता है और वहीं से उस मटके को निकालता है। उस मटके में वो सारी चीजें बरामद थी जो जो वो नाम बताता है। और अब पूरे परिवार को विश्वास हो जाता है कि वाकई में ये सतवीर गर्ग है। सब उसे गले लगाते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं और प्यार से उसे वहां से भेजते हैं। कई बार उसका जो पिता है वो कहता है कि इसे यहीं रहने दो, लेकिन वो उस परिवार का जो नानी थी, वो अपने बेटे को जान से ज़्यादा प्यार से रखती थी, इसीलिए वो मना कर देती है। अब वो वहाँ से वापस आता है, अपने घर रहता है, बहुत सारे कामकाज में हिस्सा बटाता है, बहुत मेहनत करता है और इस जन्म में भी वो एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। हालांकि उनके पास 80 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन पर खेती करने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती है। वो मेहनत करके अपनी सरकारी नौकरी पाता है और बाद में जो टाइम मिलता है उसमें अपने खेतों में काम करता है, क्योंकि उस जो नाना और नानी थे उन्होंने ही उसे गोद ले लिया था, उन्होंने अपने ही पास उसे रखा, क्योंकि उसकी जो माता पिता थे उनके 1-2 बच्चे और थे, तो वहाँ का वो सब देखते हैं और नाना नानी का यही रजनीश देखता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आज भी रजनीश अपने काम बखूबी करता है, बहुत अच्छे से करता है। और जब उससे पूछा गया कि जब तुम ऊपर गए तो तुम्हें कैसा लगा, तो वो कहता है कि मैं जब घर में लेटा हुआ था तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति आता है, एक वाहन उसके पास होता है और उसमें बैठकर हम दोनों जाते हैं तो हम एक ऐसी सुंदर सी जगह से निकलते हैं जहाँ पर बहुत साधु संत देवी देवता काफ़ी खड़े हुए थे लाइन लगाए। वो सभी उन महाराज को देख रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चले जा रहा था। वहाँ से आगे निकलते हैं तो मैं देखता हूँ कि एक अंधेरी सी गुफा है, उसमें मैं चले जा रहा हूँ
और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद। ये कहानी वो बताता है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। क्या इसकी जो कही हुई बातें हैं वो सच हैं या जैसी भी हैं आपको लगी हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब वक्त आता है लोगों का, जो लोग हमें दिल से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारा सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आज 1 बाय 1 नाम नहीं लिया जाएगा, शाम की वीडियो में ज़रूर उन सबका नाम लिया जाएगा। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ करते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।